विद्रोही गुटों ने सीरिया में प्रेसिडेंट असद का तख्ता पलट कर दिया। असद परिवार के 50 साल के शासन का खात्मा हो गया। सिर्फ 50 घंटे में यह सब कुछ हुआ। प्रेसिडेंट असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में रूस और ईरान का एक और किला ढह गया है। लेकिन इस बार असद के दोस्त पुतिन शांत रहे हैं और खेमनेई ने खामोशी बरती है। आखिर रूस और ईरान ने मिडिल ईस्ट का अपना सबसे मजबूत किला यूं ही क्यों ढह जाने दिया? आखिर विद्रोहियों के पीछे कौन सी ताकतें खड़ी हुई हैं? क्या दमिश्क में जंग की शुरुआत महायुद्ध की आहट है? इसी को समझिए स्पेशल रिपोर्ट से। फायरिंग से जश्न, आतिशबाजी से जश्न, असद परिवार की मूर्तियों को तोड़ने का जश्न। ये जश्न है सीरिया पर असद परिवार के 50 साल के शासन के खात्मे का। ये जश्न है 24 साल से चल रहे बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने का। ये जश्न है 13 सालों से चल रहे गृह युद्ध के खात्मे का। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया है। विद्रोहियों ने स्टेट टीवी पर सीरिया की आजादी का ऐलान किया। इसमें कहा गया है कि तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं और सीरिया अब आजाद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सीरिया में असद परिवार के 50 साल के शासन का खात्मा सिर्फ 50 घंटे में कैसे हो गया? असद को बचाने इस बार रूस, ईरान और हिजबुल्लाह क्यों नहीं आए? कौन है हयात तहरीर अल शम जिसने सिर्फ 12 दिन में असद की सत्ता को उखाड़ फेंका? सिर्फ एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल है। सत्ताईस नवंबर को सीरिया में विद्रोही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की और सिर्फ 3 दिन में सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। 5 दिसंबर को HTS ने हमा शहर पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 6 दिसंबर को राजधानी दमिश्क के नजदीक दारा शहर तक पहुंच गए और 7 दिसंबर को होम्स पर भी काबिज हो गए। यानी राजधानी दमिश्क अब 2 दिशाओं से घिर चुकी थी। दारा और राजधानी दमिश्क के बीच सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद शनिवार की रात को विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर धावा बोल दिया। हम सीरिया के सभी संप्रदायों को एक मैसेज भेज रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि सीरिया सभी के लिए है। सीरिया ड्रूज़, सुन्नी, अलावाइट और सभी संप्रदायों के लिए है। हम लोगों के साथ उस तरह व्यवहार नहीं करेंगे जैसा असद परिवार ने किया था। बागियों के हमले के बाद असद देश छोड़कर भाग गए हैं। फिलहाल असद की लोकेशन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि असद रूस चले गए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट में उनके UAE जाने की भी खबर है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने की खबर जैसे ही लोगों को लगी, वो सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाने लगे, नारेबाजी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विद्रोहियों के डर के चलते सैनिक टैंक छोड़कर भाग गए, जिसके बाद सड़कों पर जश्न मनाने उतरे लोगों ने टैंकों पर चढ़कर भी अपनी खुशी जाहिर की। सीरिया में एक एक करके असद फैमिली की निशानियों को निशाना बनाया गया। असद के स्टैच्यू तोड़ डाले गए, सड़कों पर खींचा गया।
फिलहाल दमिश्क की सड़कों पर बागी नजर आ रहे हैं। वो जगह जगह जश्न मना रहे हैं, लेकिन सड़कों पर ना तो पुलिस नजर आ रही है, ना ही सेना के जवान कहीं दिख रहे हैं। दमिश्क एयरपोर्ट से सारी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। सीरिया के प्रधानमंत्री ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी सरकार विद्रोहियों को सत्ता सौंपने को तैयार है। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद राजधानी दमिश्क में मौजूद उनके आवास में सीरियाई नागरिक घुस गए। नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन में जमकर लूटपाट की है और वहां मौजूद सामान अपने साथ ले गए। इस तस्वीर में नागरिकों को राष्ट्रपति भवन में मौजूद सामान को ले जाते हुए देखा जा सकता है। कोई टीवी लेकर जा रहा है तो कोई कुर्सियां लेकर चला जा रहा है। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये खुशी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि मैं अपने बेटे को जेल से बाहर नहीं देख लूँ। मैं ये न जान लूँ कि वो कहाँ है। मैं 2 घंटे से उसकी तलाश कर रहा हूँ। उसे 13 साल से हिरासत में रखा गया है। इस तरह असद सिर्फ 12 दिन के भीतर अपनी सत्ता गंवा दी और सीरिया पर असद परिवार के 50 साल का शासन खत्म हो गया। 1946 में आजादी के बाद से सीरिया लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, जिसका फायदा अलावाइद समुदाय से आने वाले हाफिज अल असद ने उठाया। हाफिज ने सीरियाई वायुसेना के कमांडर और रक्षा मंत्री के रूप में नाम कमाया था। ऐसे में उन्होंने खुद को लीडर के तौर पर पेश करते हुए सत्ता पर कब्जा किया और 1971 में राष्ट्रपति बन गए और इस पद पर वो साल 2000 तक रहे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के सियासी सफरनामे में कई अहम मोड़ आए, लेकिन सबसे अहम मोड़ एक एक्सीडेंट की वजह से आया। दरअसल हाफिज अल असद अपने सबसे बड़े बेटे बासिल को विरासत सौंपना चाहते थे। उनको इसके लिए बकायदा तैयार किया जा रहा था, लेकिन 1994 में कार दुर्घटना में बासिल की अचानक मौत हो गई। इसके बाद हाफिज ने अपने दूसरे बेटे बशर को राजनीतिक वारिस बनाया, जो राजनीति से दूर लंदन में आंखों के डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर अल असद निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने गए। कुछ समय के लिए सीरिया ने नागरिक बहसों और अभिव्यक्ति की आजादी का एक छोटा दौर देखा, जिसे दमिश्क स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन साल 2001 में सुरक्षा बलों ने दमन का चक्र फिर से चल दिया और सत्ता के मुखर विरोधियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। – 2011 में अरब की क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया। इस बीच सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS ने भी पैर पसार लिए थे। 2011 तक आते आते बशर का सीरिया में ही विरोध इतना बढ़ गया कि सेना को इसे कुचलना पड़ा और यहाँ से बशर की छवि एक निर्मम तानाशाह की बन गई और उनके विद्रोहियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। सीरिया के गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। गृह युद्ध में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 6 लाख लोग शरणार्थी बन गए। इस दौरान बशर अल असद पर अपने ही लोगों पर रासायनिक हमले का आरोप भी लगा। 2015 में एक बार ऐसा लगा कि असद सरकार गिर जाएगी, क्योंकि विद्रोहियों का देश के एक बड़े इलाके पर कब्जा हो चुका था। लेकिन रूस के सैन्य हस्तक्षेप के बाद ये स्थिति बदली और असद ने अपने कई प्रमुख इलाकों पर फिर से कब्जा किया। 2020 के सीज फायर समझौते के बाद यहाँ सिर्फ छिटपुट झड़प ही हुई